नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमर उजाला डिजिटल में। उत्तराखंड में अब चार धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने वाली है। ऐसे में यात्रा को लेकर क्या-क्या तैयारियां की गई हैं, सरकार की क्या तैयारी है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र राणा जी और आफ्ताब अजमत जी। सर, यात्रा अब शुरू होने वाली है। पहाड़ में अभी हाल ही में बर्फबारी हुई है, चारों धामों में बर्फबारी हुई थी। यात्रा अब जब शुरू होगी तो इसको लेकर सरकार ने ओवरऑल अभी तक क्या-क्या तैयारियां की हैं? चारधाम यात्रा के लिए प्रदेश सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कल ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई है। तमाम विभाग उसमें मौजूद थे, पर्यटन से लेकर पीडब्ल्यूडी, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, तमाम विभागों की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिनमें तैयारियों की समीक्षा की गई है कि 30 अप्रैल को इस बार अक्षय तृतीया है, तो हमारी चारधाम यात्रा का जो आगाज होगा 30 अप्रैल से होगा। केदारनाथ की जो कपाट खुलेंगे वो 2 मई को खुलेंगे और बद्रीनाथ धाम के जो कपाट खुलेंगे वो 4 मई को खुलेंगे। तो 4 तारीख को हमारी पूर्ण रूप से यात्रा पटरी पे आ जाएगी। इस बार सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन चारधाम यात्रा का भी विशेष प्रावधान किया है, एक पहल की है, जिसमें चारधाम यात्रा में देश दुनिया से आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं उनसे सरकार अनुरोध करेगी पर्यावरण संरक्षण के लिए भी जो चारधाम यात्रा मार्ग हैं उनके किनारे या चार धामों में एक पौधारोपण करें, ताकि एक जो दोबारा कभी यात्रा पर आए तो उनकी एक यादगार यहाँ पर रहेगी चारधाम यात्रा में पौधारोपण करें। इसके अलावा जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको भी खत्म करने के लिए भी सरकार विशेष प्रचार अभियान करेगी, ताकि जो धामों में देखा जाता है कई बार कचरा बहुत होता है प्लास्टिक का, तो जो तीर्थ यात्री आने वाले हैं सरकार उनसे भी अनुरोध करेगी कि धामों में जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका कम से कम इस्तेमाल हो, या यूज है तो उसको प्रॉपर तरीके से सही जगह पे इस्तेमाल या वापस लाएं, उसकी भी एक व्यवस्था करने जा रही है। तो ये पर्यावरण संरक्षण का भी एक संदेश और स्वच्छता का संदेश भी इस यात्रा के माध्यम से सरकार देने का प्रयास करेगी। पहले हम बात करें रजिस्ट्रेशन की। हमेशा रजिस्ट्रेशन को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऑफलाइन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होती है, तो इस बार क्या-क्या व्यवस्था की गई है? चारधाम यात्रा में जितने भी यात्री आएंगे बाहर से, सबको पंजीकरण अनिवार्य है। ये पहले पिछले साल भी अनिवार्य था। पिछले साल सभी जो पंजीकरण था वो ऑनलाइन व्यवस्था थी। हालांकि कुछ लोगों को दिक्कत हुई, तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया। उसके बाद जो है हरिद्वार इस केस में ऑफलाइन की भी पंजीकरण की व्यवस्था शुरू हुई। इसको जो किसी भी यात्री को परेशानी ना हो श्रद्धालुओं को, उसको देखते हुए इस बार सरकार ने ये व्यवस्था की है, जो 60% पंजीकरण है वो ऑनलाइन होंगे और 40% ऑफलाइन होंगे। तो ऋषिकेश हरिद्वार में काफी सेंटर पंजीकरण केंद्र बनाए गए हैं और पहली बार जो हमारे यात्रा मार्ग हैं जैसे पांडुकेश्वर है, उत्तरकाशी में है, रुद्रप्रयाग में है, गुप्तकाशी में है, सोनप्रयाग में है, यहाँ पर भी पंजीकरण की व्यवस्था रहेगी। कोई यात्री अगर तीर्थ यात्री बाहर से आता है उसका पंजीकरण नहीं है तो सोनप्रयाग में भी अपना पंजीकरण करवा सकता है। तो पंजीकरण सरकार का मेन मकसद ये है कि जो बाहर से श्रद्धालु आएंगे बिना पंजीकरण कोई भी वापस न लौटे, सभी जो आने वाले हैं सभी दर्शन करके जाए यहाँ से। तो इसके पंजीकरण की इस व्यवस्था इस बार अच्छी बनाई गई है सरकार की ओर से। चारधाम यात्रा में आने वाले जो वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत जो वीआईपी आते हैं, अतिथि आते हैं, तो 2023 में बीकेटीसी ने एक व्यवस्था बनाई थी कि जो वीआईपी अतिथि आते हैं उनके लिए 300 रुपये शुल्क निर्धारित किया था। तो बीकेटीसी ने जो तिरुपति बालाजी है, सोमनाथ है, वैष्णो देवी, तमाम मंदिरों का अध्ययन करने के बाद ये निर्णय लिया था। और 2024 में जब कई इसका विरोध भी हुआ तो बीकेटीसी ने इसको शुल्क को रोक दिया था। तो इस बार सरकार ने ये भी निर्णय लेने जा रही है कि जो वीआईपी अतिथि आएंगे उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो 300 रुपये शुल्क लिया जाएगा उसको एक तरफ से खत्म किया जाए। सर, हम बात परिवहन विभाग की करें, क्योंकि बहुत देश विदेश से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं अपनी गाड़ी से या सार्वजनिक परिवहन से, तो उनके लिए क्या व्यवस्था की है? परिवहन विभाग का सबसे बड़ा चैलेंज होता है जाम। ट्रैफिक जाम सबसे ज्यादा रहता है। तो पिछले साल से कुछ इसमें सुधार करना शुरू किया था। कई जगहों पर ट्रैफिक रोका जाता है। रोकने के बाद एक व्यवस्था के तहत ट्रैफिक को आगे बढ़ाया जाता है और वापस लाया जाता है। पिछले साल कुछ हद तक उसमें कामयाब हुए थे। परिवहन विभाग इस साल उसे थोड़ा और बेहतर तरीके से करने वाला है। दूसरी बात क्या होती है परिवर्तन की। परिवर्तन मतलब जांच, चेकिंग, पड़ताल। जो वाहन बाहर से आ रहे हैं उनके ग्रीन कार्ड हैं क्या, परमिट है क्या, वो जो पूरे मानक हैं वाहन पहाड़ में चलाने के वो पूरे हैं या नहीं है,
ग्रीन कार्ड जारी होते हैं, उसका ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है, इस बार भी ऑनलाइन ही रहने वाली है। सोनप्रयाग, भद्रकाली, कोठालगेट ऐसे 5 चेक पोस्ट हैं जहां इस बार प्रवर्तन दल भी रहेंगे। उसके अलावा प्रवर्तन दल जो यात्रा मार्ग हैं अलग अलग जगहों पर भी तैनात रहेंगे। मकसद यह है कि यातायात जो है बहुत सुरक्षित तरीके से चले। माननीय मुख्यमंत्री ने भी अभी कल बैठक ली थी और उसमें उन्होंने बहुत जोर देकर परिवहन विभाग को कहा है कि हादसे न्यूनतम या शून्य होने चाहिए, हादसे नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए परिवहन विभाग अब अपने पूरा एक रोड मैप बना के काम कर रहा है। सर, आपने हादसों की बात की। अमूमन देखा जाता है जो बाहरी राज्यों से चालक आते हैं उनकी वजह से हादसे होते हैं पहाड़ में, तो उसके लिए परिवहन विभाग ने क्या व्यवस्था की है? हाँ, ऐसा माना इसलिए जाता है कि जो मैदानी मार्ग हैं उन पे वाहन चलाने का जो पैटर्न है वो अलग है और पहाड़ में बहुत एहतियात के साथ चलानी होती है। पहाड़ में बेसिकली पहाड़ के लिए आपको सीखना तो पड़ेगा। तो लिहाजा इस बार क्या किया है परिवहन विभाग ने, एक परीक्षा रखी है, उसमें कुछ वैकल्पिक सवाल रहेंगे। उन सवालों का आपको जवाब देना होगा। जवाब कैसे दोगे? जब आपको पता होना चाहिए गाड़ी चलाते समय क्या सावधानियां रखनी है, सुरक्षा के क्या उपाय करने हैं। अगर आप उस परीक्षा को पास नहीं कर पाए तो आप पहाड़ में गाड़ी नहीं चला पाएंगे। हिल एंडोर्समेंट, आपके लाइसेंस पे एक मोहर लगेगी उसकी परीक्षा पास करने के बाद। हाँ, इतना जरूर है अगर परीक्षा में फेल हो गए तो दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा, लेकिन परीक्षा देनी पड़ेगी। पहले एक परीक्षा यहाँ पास करनी पड़ेगी, तब पहाड़ में ड्राइविंग की परीक्षा से आपको गुजरने का मौका मिलेगा। तो ये कहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट जो आपने बताया अभी होगा, तो ये कहाँ पर किया जाएगा? अभी ये प्राइमरी स्टेज में है, इस तरह की इन्होंने तैयारी की है, तो उसके लिए जल्दी और परिवहन विभाग सारी जानकारियां अभी देने वाला है, जारी करने वाला है। कहाँ कहाँ होगा, किस तरह से होगा, ऑनलाइन रखेंगे या ऑफलाइन रखेंगे, क्या उसकी कोई फीस होगी या नहीं होगी। उसके अलावा परिवहन विभाग दूसरा काम ये करता है कि वो ट्रेनिंग भी करता है। जितने बाहर से ड्राइवर आते हैं उन्हें ट्रेंड करते हैं। जैसे कहीं ढलान पर अगर गाड़ी रोकनी है तो उसके लिए गाड़ी में लकड़ी का एक इतना बड़ा एक गुटका होता है, वो रखा जाता है पीछे। इस तरह की तमाम सारे इंतजामात ऐसे हैं जो मैदान में गाड़ी चलाने वाले लोगों को नहीं पता होते। तो परिवहन विभाग ये बड़ी एक जिम्मेदारी निभाने की तैयारी में भी है। तो एसओपी अभी जारी होगी, लेकिन ये तय है कि जो बाहरी चालक हैं उनको ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। बिल्कुल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।